स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे इनसेन पे। आज हम लेवल अप इन द मिरर का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में रिवर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। ज़ॉफिंग रिवर की तरफ आ रहा होता है, तभी ज़ॉफिंग रिवर के पास आकर वहां से एक पत्थर उठाता है और ज़ॉफिंग उस पत्थर को उठाते हुए मन में बोल रहा होता है और ज़ॉफिंग मन में सोच रहा होता है इतने डिस्टेंस से अगर से मैं पत्थर फेंकता हूँ तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अगर से मैं रैंक 4 और उससे भी ज्यादा हाई रैंक वाले बीस्ट को ऑफेंड कर देता हूँ तो मैं उस बीस्ट की एक ही स्ट्राइक से मर जाऊंगा। तभी ज़ॉफिंग उस पत्थर को पानी में थ्रो कर देता है। जैसे ही फिंगे उस पत्थर को पानी में फेंकता है, उस पानी में एक शैडो दिखाई देती है। धीरे धीरे वो शैडो बड़ी हो रही थी। तभी उस शैडो में से एक बीस्ट की आंख दिखाई देती है। तभी वो फिरोशियस बीस्ट पानी में से बाहर निकलता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। ज़ॉफिंग वो बीस्ट को देखकर शॉक्ड हो गया होता है। तभी ज़ॉफिंग उस फिरोशियस बीस्ट पे अपनी एक शॉर्ट स्लैश कर देता है और वो शॉर्ट स्लैश फिरोशियस बीस्ट को जाकर लगता है। उस स्लैश के कारण बीस्ट के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो फिरोशियस बीस्ट का एक टुकड़ा ज़ॉफिंग के पास आकर गिरता है। ज़ॉफिंग ये देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुका होता है कि मेरे एक ही स्लॉट स्लैश के कारण वो बीस्ट के 2 टुकड़े हो गए और वो तुरंत ही मर गया। तभी वहाँ पर मिरर लेडी अपीयर होती है। मिरर लेडी बोलती है, हमने रैंक 3 फिरोशियस बीस्ट ब्लू स्केल फिश को प्रोजेक्ट कर लिया है, अब तुम इसे कभी भी मिरर स्पेस में आकर फाइट कर सकते हो। तभी ज़ॉफिंग के पीछे से एक हंटर आ रहा होता है। तभी वो हंटर ज़ॉफिंग को बोलता है और वो हंटर हंसते हुए बोलता है, आज तो मेरा लक बहुत ज्यादा ही अच्छा है कि मुझे ब्लू स्केल फिश मिल गई। आज का दिन मेरा खाना बहुत ज्यादा ही लग्जरियस होगा। तभी ज़ॉफिंग की ध्यान उस हंटर की तरफ जाती है। ज़ॉफिंग उस हंटर को गौर से देखने लगता है। तभी मिरर स्पेस की तरफ का सीन दिखाया जाता है। मिरर लेडी फिंगे को बोल रही होती है, हमने इंटरमीडिएट रैंक मार्शल आर्टिस्ट को प्रोजेक्ट कर लिया है। तभी हमें उस हंटर का स्टेटस दिखाया जाता है, एज 30 ईयर ओल्ड, लेवल इंटरमीडिएट रैंक मार्शल आर्टिस्ट, और वो हंटर क्या क्या ड्रॉप कर सकता है उसकी भी डिटेल दिखाई जाती है कि वो रैंक 2 मार्शल आर्ट टेक्निक ब्लो फ्लेम पाम ड्रॉप कर सकता है और रैंक 3 मार्शल आर्ट टेक्निक ड्रैगन एलिफेंट फिस्ट और बहुत सारी रैंक 3 मार्शल आर्ट टेक्निक्स वो हंटर ड्रॉप कर सकता है। और सिस्टम में वो हंटर क्या क्या आइटम ड्रॉप कर सकता है उसके बारे में बताया जाता है। लो ग्रेड ड्रैगन स्प्रिंग बैटल सॉर्ड, लो ग्रेड क्रिस्टल ब्लू बैटल आर्मर, रैंक 2 पिल यान क्यूआई पिल और रैंक 1 गोल्डन सोर पिल, और ऐसे ही बहुत सारे आइटम यहाँ पर ड्रॉप हो सकते हैं। तभी रियल वर्ल्ड की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो हंटर फिंगिंग को बोल रहा होता है, बच्चे तुम यहाँ ऐसे ही डार्क स्नो फॉरेस्ट में अकेले ही घूम नहीं सकते क्योंकि यहाँ बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं और ये प्लेस बहुत ज्यादा ही डेंजरस है। और वो हंटर उस फिश को उठाकर वहाँ से जाने लगता है और वो हंटर ज़ॉफिंग को बोलता है, मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है और मैं इस फिश को तुमसे बिल्कुल भी शेयर करने वाला नहीं हूँ, जल्दी से तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और वो हंटर वहाँ से चले जाता है। लेकिन ये देखकर फिंगे बहुत ज्यादा ही मन में हंस रहा होता है और फिंगे मन में बोलता है, मिरर ने तुम्हें और तुम्हारे आइटम को प्रोजेक्ट कर लिया है, अब से मैं तुम्हें जितने बारे मिरर स्पेस में डिफीट करूंगा, जितने भी तुम्हारे आइटम है अब वो मेरे हो जाएंगे और तुम्हारी सारी टेक्निक भी मैं सीख लूंगा। और तुम्हें क्या लगता है मुझे वो फिश शेयर करने की जरूरत भी है? तभी मिरर स्पेस की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगे उस हंटर का स्टेटस देख रहा होता है और फिंगे उस हंटर का स्टेटस देखते हुए बोल रहा होता है, उस हंटर के रैंक इंटरमीडिएट रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट है और उसके पास बहुत सारे आइटम और मार्शल आर्ट टेक्निक्स है। और फिंगे बोलता है, मुझे बिल्कुल भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है कुछ समय के लिए डार्क स्नो फॉरेस्ट में एंटर करने के लिए, क्योंकि मैं इस हंटर को ही बहुत ज्यादा समय तक ग्राइंड करने वाला हूँ। फिर ज़ॉफिंग उस मॉन्स्टर का भी स्टेटस देखने लगता है और वो बोलता है, ये तो एक रैंक 3 बीस्ट है। और ज़ॉफिंग मने बोलता है, पहले मैं घर जाता हूँ फिर मैं इन सभी को ग्राइंड करूंगा। सीन कट होता है और फिनिश की तरफ का सीन दिखाया जाता है। सीन कट होता है, मिरर स्पेस की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगन फिरोशियस बीस्ट से फाइट कर रहा होता है। फिंगन अपने शॉर्ट के एक ही स्लैश से उस फिश को मार डालता है। फिर फिंगन उस हंटर से भी फाइट कर रहा होता है और फिंगे उस हंटर को भी डिफीट कर देता है। उस हंटर को और उस फिरोशियस बीस्ट को डिफीट करने के बाद फिंगन को रिवॉर्ड मिलता है, वाटर एट्रीब्यूट और काउंट स्टार शॉट टेक्निक मिलती है। फिंगे देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। फिंगन मिरर लेडी को बोलता है, फाइनली मुझे वाटर एट्रीब्यूट और काउंट स्टार टेक्निक मिल गई है। फिर फिंगे उस टेक्निक को लर्न करने लगता है। उस टेक्निक के हर स्टेप फिंगिंग को याद हो रहे होते हैं और फिंगे उस टेक्निक को पूरी तरह से सीख लेता है। तभी फिंगे वहाँ पर एक शॉट प्रोजेक्ट करता है और फिंगे उसी शॉट की टेक्निक को यूज करने लगता है। जैसे ही फिंगे उस शॉट की टेक्निक को यूज करता है, उसके शॉट के अतराफ एक रेड कलर का ऑरा जनरेट हो जाता है और फिंगे वहाँ पर एक शॉट का स्लैश कर देता है। फिंगे बोलता है, ये शॉट टेक्निक तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और ये शॉट टेक्निक पहले वाले शॉट टेक्निक से बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। तभी फिंगे मिरर लेडी को बहुत ज्यादा ही गुस्से में बोलता है, अगर से मैं जानता होता कि हम मिरर स्पेस में कोई भी वेपन को प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो अपने रियल शॉट से पहले वाले शॉट टेक्निक को प्रैक्टिस किया ही नहीं
नहीं होता तो मेरी पहले वाली शॉट टूटी ही नहीं होती, जिससे मुझे फालतू में 3000 का नुकसान हो गया था। मिरर लेडी फिंगे को अपना अजीब सा चेहरा बनाकर बोलती है, वाओ तुम्हें अभी भी याद है इतना पुराना मैटर। तभी फिंगे अपने रियल वर्ल्ड में आ जाता है। फिंगन बोलता है, चलो अब मैं इंटरमीडिएट वाटर के एट्रीब्यूट टैलेंट के इफेक्ट को टेस्ट करता हूँ कि वाटर एट्रीब्यूट से क्या चेंज आता है और इससे मेरी कौन सी एबिलिटी अनलॉक होंगी। तभी फिंगन इंटरमीडिएट वाटर एट्रीब्यूट को कल्टीवेट करने लगता है। जैसे जैसे फिंगन कल्टीवेट कर रहा होता है वहाँ पर फिंगन के अतराफ बहुत सारे वाटर वेव जनरेट हो रहे होते हैं और वो फिंगन के अतराफ घूम रहे होते हैं। फिंगन मुझे बोल रहा होता है, मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा ही डिफरेंट फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वाटर की वाई मेरे बॉडी को बहुत ज्यादा ही जेंटली टच कर रहा है, जिससे मुझे बहुत ज्यादा ही रिलैक्स फील हो रहा है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है और मेरी जितनी भी इंजरीज है वो सारी हील हो रही है और मुझे बहुत ज्यादा ही फ्रेश फील हो रहा है। फिंगन वहाँ पर खड़े हो जाता है। फिंगन उन्हें बोलता है, तो वाटर एट्रीब्यूट यान एनर्जी का मेन फंक्शन हीलिंग फंक्शन है, जिससे मेरे पुराने जितने भी चोटें थे वो सारी हील हो चुकी है। अब मुझे फ्यूचर में कभी भी इंजरी लगती है तो मुझे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अब वाटर एट्रीब्यूट है। जितनी भी इंजरी मुझे लगेंगी वो सारी हील हो जाएंगी। और फिंगन मन में खुश होते हुए बोलता है, अब मेरे पास 3 एट्रीब्यूट है। और फिंगन उन्हें बोलता है, नॉन स्टॉप मेरे तीनों एट्रीब्यूट मुझे अंदर की मेरी यान एनर्जी को फॉर्ज कर रहे हैं। अगर से ये इसी तरह चलता रहा तो, अगर से मैं कुछ भी नहीं करूँ तो तब भी मैं इन 3 महीनों में एक मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा। सीन कट होता है और फिनिश के बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगन और फिनिश के बाहर निकल रहा होता है। तभी फिंगन की ध्यान सामने की तरफ जाती है। फिंगन देखता है कि ऑर्फनेज के सामने बहुत सारे गुंडे आ रहे होते हैं और वो गुंडे धीरे धीरे ऑर्फनेज की तरफ आ रहे हैं। तभी वो गुंडे ऑर्फनेज के पास आ जाते हैं। तभी उनमें से एक गुंडा बोलता है, लिटिल ब्रैड तुम क्या देख रहे हो। तभी फिंगन अपना ऑरा रिलीज करता है। फिंगन का ऑरा देखकर उन गुंडों की बहुत ज्यादा ही फट आती है और उन गुंडों का पूरा शरीर थरथरा रहा होता है। तभी उन गुंडों का लीडर फिंगन की आंखों में देखता है और वो बोलता है, इस लड़के की आंख तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रही है और इसकी आंख देखकर ऐसा लग रहा है कि इसने बहुत सारे इंसानों को मारा है और इसकी आंखें देखकर बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है। फिंगन बहुत ज्यादा ही गुस्से में उन गुंडों की तरफ देख रहा होता है और वो गुंडों का लीडर बोलता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितने भी फेरोशियस बीस्ट को देखा है उन सभी से ज्यादा मुझे इस लड़के को देखकर डर लग रहा है। तभी वो सभी गुंडे फिंगन के प्रेशर के कारण जमीन पर गिर जाते हैं। तभी एक गैंगस्टर मन में बोलता है, प्लीज मेरे पास मत आओ। तभी दूसरा गैंगस्टर मन में डरते हुए बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम इससे फाइट करना नहीं चाहते। तभी एक और गैंगस्टर मन में बोलता है, ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर मर जाएंगे, प्लीज कोई तो है, प्लीज हमें बचा लो। तभी फिंगन गैंगस्टर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और फिंगन गैंगस्टर को बोलता है, तुम लोग तो बहुत ज्यादा ही वीक हो, फिर भी तुम गैंगस्टर बनने की एक्टिंग कर रहे हो। तभी फिंगन उनमें से गैंगस्टर के पास जाता है और वो उस गैंगस्टर की शर्ट की बटन स्पीड से निकाल लेता है और फिंगन बोलता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जल्दी से तुम लोग मुझे आंसर दो। और फिंगन अपनी 2 उंगली से उस बटन को तोड़ते हुए बोलता है, अदरवाइज तुमने आंसर नहीं दिया तो। ये देखकर वो सभी गैंगस्टर बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं और वो सभी गैंगस्टर फिंगन के सामने अपना सर झुका लेते हैं। तभी फिंगन गुस्से में उन गैंगस्टर की तरफ देखकर बोलता है, मुझे बताओ तुम लोग कहाँ से आए हो और तुम्हारा मोटिव क्या है यहाँ पर आने का। तभी वो गैंगस्टर फिंगन को डरते हुए बोलता है, हम लोग ब्लैक एक्स के ग्रुप के मेंबर हैं, हम यहाँ पर फिंगन जू नाम के लड़के को ढूंढने यहाँ पर आए थे, हमें नहीं पता था कि तुम यहाँ पर मिल जाओगे, प्लीज हमें माफ कर दो हमारे पहले के एक्शन के लिए। फिंगन उस गैंगस्टर को बोलता है, तुम लोग उस लड़के को काय को ढूंढ रहे हो। तभी वो गैंगस्टर बोलता है, जो लीनियन ग्रुप है हमने उस ग्रुप को डिमोलिश कर दिया था। जब हम वो ग्रुप डिमोलिश किए थे उनमें से वो अकेले लड़का बच गया था और वो वहाँ से भाग गया और उसे हमारे बॉस ने सस्पेक्ट किया कि उस लड़के ने जितने भी ल्यूयन ग्रुप के एसिड है वो सबको लेकर वहाँ से भाग गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर उसे पकड़ने आए थे। तभी फिंगन उस गैंगस्टर पर अपनी हाथ से उसके गर्दन पर मारता है, जिससे वो गैंगस्टर जमीन पर गिर जाता है। फिंगन उस गैंगस्टर के सर पे पैर रखकर बोलता है, आई डोंट केयर कि तुम्हारा मैटर क्या है, अगर से तुम मेरे घर को बीच में लाओगे तो मैं तुम्हारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी ये सुनकर वो गैंगस्टर बहुत ज्यादा ही जोर जोर से हंसने लगता है और वो गैंगस्टर फिंगन को बोलता है, अगर से तुम हमारे बॉस के पास जाते हो और उनके पैर पकड़कर माफी की भीख मांगते हो तो मैं उनसे बात करूंगा कि वो तुम लोग को जाने दे। ये सुनकर फिंगन को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। तभी फिंगन अपने पैर पर जोर लगाता है जिससे उस गैंगस्टर का मुंह जमीन पर जाकर लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई दौड़ते हुए आ रहा होता है और वो दौड़ते हुए फिंगन का नाम बोल रहा होता है। तभी फिंगन उस लड़के की तरफ देखता है। फिंगन बोलता है, फिंगयूजू तुम में अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम अपना चेहरा यहाँ पर लेकर आओ। तभी फिंगयूजू ज़ॉफिंग को बोलता है, मैं यहाँ पर तुम लोग को कुछ बताने आया हूँ और वो फिंगन को सब कुछ बताने लगता है। अगर से हम सोचो तो तुम उनके कुछ सबॉर्डिनेट से डील भी कर लेते हो तो, लेकिन ब्लैक एक्स ग्रुप बहुत ज्यादा ही बड़ा है और वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, तुम उन सभी लोगों से डील नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें घर के सभी लोगों को लेकर कहीं दूर जाकर छिपना होगा। तभी फिंगन बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिंगयूजू बोलता है, क्यों जरूरत नहीं है। फिंगन बोलता है, क्योंकि वो सभी लोग पहले से ही पहुंच चुके हैं। तभी वहाँ पर कोई फिंगन के ऊपर एरो शूट कर
देता है। जैसे ही वो एरो फिंगिंग के ऊपर लगने ही वाला होता है तभी फिंगिंग वो एरो को अपने हाथों से ही पकड़ लेता है। ये देखकर वो ग्रुप का लीडर हंसने लगता है और वो ग्रुप फिंगिंग के पास बढ़ने लगता है। तभी उस ग्रुप का लीडर बोलता है, फिंग यूजू कि तुम श्योर हो कि तुम यहाँ से फास्ट भाग सकते हो? और वो ग्रुप लीडर बोलता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम ये प्लेस पर हाइड कर सकते हो? अगर से हम तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते तो हम तो तुम्हें पकड़ ही नहीं पाते। तभी फिंग यूजू बोलता है, फिंगन बी केयरफुल। और वो उस ग्रुप लीडर के बारे में बताने लगता है कि वो डाओ जाओ है, कि ये ब्लैक एक्स ग्रुप का सेकंड हेड है और ये उन लोगों में से एक पर्सन है जिसने लियन ग्रुप को डिस्ट्रॉय किया था। तभी वो ग्रुप लीडर बोलता है, मैंने पर्सनली तुम्हें मारने के लिए लोगों को लेकर आया हूँ, तुम्हें इस चीज के लिए ऑनर फील करना चाहिए। और वो गैंगस्टर बोलता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी बर्थ ये प्लेस पर हुई थी और ये तो बहुत ज्यादा ही खराब बात है। आज के दिन आज से जो तुम्हारा हाउस है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तभी फिंग यूजू बहुत ज्यादा ही गुस्से में बोलता है, डाओ जाओ, तुम्हें मेरी फैमिली को बीच में लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो गैंगस्टर हंसने लगता है। तभी पीछे से ऑर्फेनेज ओनर आती है और वो ऑर्फेनेज के गेट के पास आकर बोलती है, फिंग यूजू जल्दी से अंदर आओ। तभी वो गैंगस्टर बोलता है, यहाँ के सभी लोगों को मार डालो। तभी वो सभी गैंगस्टर निशाना लगाने लगते हैं एरो शूट करने के लिए। तभी फिंग यूजू मन में बोलता है, डायरेक्टर जाओयन, फिंगन, सबको सॉरी, मैं बस तुम सभी लोगों के लिए बर्डन हूँ और ये पूरी मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर देना। तभी वहाँ पर बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर फिंग यूजू अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने लगता है। जैसे ही फिंग यूजू अपनी आंखें खोलता है, फिंग यूजू देखता है कि वहाँ पर जितने भी गैंगस्टर होते हैं वो सब गैंगस्टर मर चुके होते हैं और उन सभी गैंगस्टर की बॉडी पर एक होल बना हुआ होता है। ये नजारा देखकर फिंग यूजू बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फिंगिंग बहुत ज्यादा ही बैडेस्ट तरीके से उन सभी गैंगस्टरों की लाशों के ऊपर खड़ा हुआ होता है और फिंगिंग के हाथ में एक एरो होता है। तभी फिंगिंग दौड़ते हुए उस गैंगस्टर के ग्रुप लीडर की तरफ जाता है और तभी फिंगिंग अपने हाथ से वो एरो को उस गैंगस्टर की तरफ शूट कर देता है और वो एरो बहुत ज्यादा ही स्पीड से गैंगस्टर की तरफ जाता है और वो एरो गैंगस्टर के छाती के आर पार निकल जाता है। ये पूरा सीन देखकर फिंग यूजू की बहुत ज्यादा ही फटी हुई होती है और वो साथ ही साथ शॉक्ड में भी होता है। और फिंगेंजू मन में बोलता है, क्या फिंगिंग पहले से ही बहुत ज्यादा ही अमेजिंग था? क्या ये थोड़ा डिफरेंट है? तभी फिंगन फिंग यूजू को बोलता है, मुझे उस जगह पर लेके चलो। फिंग यूजू बोलता है, कहाँ पर? फिंगन बोलता है, ऑफ कोर्स ब्लैक एक्स ग्रुप के हेडक्वार्टर में। ये सुनकर फिंग यूजू बोलता है, क्या आपको वहाँ जाना है? मगर क्यों? फिंगन बोलता है, उन सभी लोगों को जान से मारने। तभी ऑर्फनेज ओनर बोलती है, फिंगन। तभी फिंगन डायरेक्टर को बोलता है, डायरेक्टर प्लीज मुझे स्टॉप मत करो, वो लोगों ने पहले ही हमें धमकी दे चुके हैं कि वो लोग हम सभी लोगों को मार डालेंगे, इसलिए मुझे उन सभी लोगों को पहले ही मार डालना है कि उससे पहले वो लोग कोई ट्रबल करें। तभी फिंग यूजू डायरेक्टर को बोलता है, ब्लैक एक्स ग्रुप के पास एडवांस रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट है और जो जायोन था वो सिर्फ इंटरमीडिएट रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट था और बाकी सब इससे भी ज्यादा हाई रैंक के मार्शल आर्टिस्ट है। तभी फिंगन अपनी पावर रिलीज करने लगता है जिससे वहाँ पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक प्रेशर क्रिएट होता है। फिंगन बोलता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं सिर्फ इंटरमीडिएट रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट हूँ? मैं एडवांस रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट हूँ। तभी डायरेक्टर बोलती है, फिंगन तुम्हें वन पीस में और सेफली वापस आना होगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी, लेकिन मुझे पुलिस को बताना होगा यहाँ पर जो भी हुआ। तभी डायरेक्टर बोलती है, जाओयन बाहर आओ। जाओयन एक बैग लेकर आती है, उस बैग में वेपन्स और अदर चीजें होती है। तभी जाओयन वो बैग फिंगन को दे देती है। जाओयन फिंगन को बोलती है, फिंगन अपने आप को बहुत ज्यादा ही फोर्स करने की जरूरत नहीं है। फिंगन बोलता है, ओके। डायरेक्टर फिंगन को जाते हुए देख रही होती है और डायरेक्टर मन में बोलती है, फिंगन तुम फाइनली ग्रो हो चुके हो। और डायरेक्टर उन्हें जाते हुए देखकर मुस्कुरा रही होती है और डायरेक्टर मन में बोलती है, अब तो तुम बहुत ज्यादा ही रिलायबल मैन बन चुके हो। सीन कट होता है, ब्लैक एक्स ग्रुप तरफ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे सभी गैंग मेंबर डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ पर सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और वहाँ पे गैंग मेंबर बात कर रहे होते हैं। अब से अपना ब्लैक एक्स ग्रुप आउटर सिटी का रिचेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप बन चुका है। ये सुनकर उनका बॉस हंस रहा होता है और वो डिनर को एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहाँ पर फिंगिंग की आवाज आती है, तुम्हारा कोलीडर वापस लो। तभी वहाँ पर एक बैग डाइनिंग टेबल पे थ्रो होते हुए उनके बॉस के पास जाती है और वो बैग वहाँ पर जाकर खुल जाती है। जैसे ही वो बैग खुलती है, उस बैग के अंदर एक सर रखा हुआ होता है। जैसे ही गैंग मेंबर उस सर को देखते हैं, वो गैंग मेंबर डरते हुए बोलते हैं, ये तो कोलीडर का सर है। एक और गैंग मेंबर बोलता है, ओ माय गॉड, अपने कोलीडर को किसने मार डाला? सभी गैंग मेंबर कोलीडर का सर देखकर बहुत ज्यादा ही डर चुके होते हैं और सभी पैनिक करने लगते हैं, लेकिन उनका बॉस ये देखकर हंस रहा होता है। तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है। उस दरवाजे में से फिंगन अपनी एक बहुत ज्यादा ही बैडेस्ट एंट्री मारता है। जैसे ही फिंगन रूम के अंदर एंटर होता है, उनका बॉस फिंगन के ऊपर अटैक करने के लिए जंप कर देता है। तभी वो गैंगस्टर बोलता है, यंग मैन, तुमने हिम्मत भी कैसे करी हमारे ग्रुप पर अटैक करने की? ऐसा लगता है कि तुम अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा ही टायर्ड हो चुके हो। तभी वो गैंगस्टर हवा के अंदर ही अपना एक पावरफुल पंच बना लेता है और वो गैंगस्टर अपना अटैक सीधा फिंगन के ऊपर कर देता है। ये देखकर फिंग यूजू बोलता है,
ये गैंगस्टर तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, क्योंकि ये गैंगस्टर खुद एडवांस रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट पर पहुंच चुका है और इसके साथ ही साथ इसके पास बहुत ज्यादा ही खतरनाक फॉर्जिंग टेक्निक भी है। और फिंगियन बस एक एडवांस रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट है जिसने बस अपना कल्टीवेशन का लेवल ही बढ़ाया है, इसलिए फिंगियन के पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा एक मार्शल आर्ट टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए। तभी फिंगियन अपनी शॉट जमीन पर छोड़ देता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक प्रेशर क्रिएट होने लगता है। ये देखकर फिंग्यूजू बोलता है बस इसने तो अपनी कल्टीवेशन ही की थी, तब भी ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। तभी फिंगियन अपनी एक मार्शल आर्ट टेक्निक को यूज करने लगता है जिससे फिंगियन का डिफेंस बहुत ज्यादा ही इंक्रीज हो जाता है। ये देखकर फिंग्यूजू बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका होता है और वो बोलता है फिंगियन कब से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्या मैं सच में सपना देख रहा हूँ। तभी फिंगियन और वो गैंगस्टर अपना अपना अटैक एक दूसरे पर कर देते हैं। तभी वो पंच एक दूसरे से टकराता है। जैसे ही उन दोनों का पंच टकराता है वहाँ पर बहुत ज्यादा ही प्रेशर क्रिएट होने लगता है, लेकिन फिंगियन की पावर बहुत ज्यादा ही होती है जिससे वो गैंगस्टर बहुत ज्यादा ही दूर हवा में उड़ने लगता है। जैसे ही वो गैंगस्टर हवा में ही होता है तभी फिंगियन बहुत ज्यादा ही स्पीड से उसके पीछे चले जाता है और फिंगियन उस गैंगस्टर के ऊपर अपना एक और अटैक कर देता है जिससे वो गैंगस्टर को बहुत ज्यादा ही डैमेज होता है और फिंगियन के अटैक के कारण जमीन के अंदर बहुत ज्यादा ही दरारें पड़ जाती है और उस गैंगस्टर के मुंह से बहुत ज्यादा ही खून निकलने लगता है। फिंगियन के अटैक के कारण उस गैंगस्टर के पूरे इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो चुके होते हैं। ये सीन देखकर सभी गैंग मेंबर बहुत ज्यादा ही डर चुके होते हैं और वो गैंग मेंबर मन में बोलते हैं बस उस लड़के के एक ही टेक्निक के एक अटैक में अपने बॉस डिफीट हो गए। ये देखकर फिंग्यूजू भी बहुत ज्यादा ही हैरान हो रहा होता है और वो मन में बोलता है फिंगियन ने सच में उस बॉस को डिफीट कर दिया। तभी फिंगियन अपना हाथ उस बॉस के मुंह के ऊपर रखता है। ये देखकर वो बॉस बहुत ज्यादा ही डर जाता है और वो बॉस फिंगियन को बोलता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन फिंगियन उस बॉस की बिल्कुल भी नहीं सुनता है। तभी फिंगियन अपने हाथ में बहुत ज्यादा ही पावर इकट्ठा करने लगता है और अपने हाथ से उस बॉस मॉन्स्टर का मुंह जमीन पर बहुत जोर से मार देता है जिससे वहाँ पर पूरी टाइल्स भी टूट जाती है। फिंगियन हंसते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा कि तुम मुझे फ्यूचर में कोई ट्रबल क्रॉस कर सको। फिंगियन बोलता है ब्रदर जू यहाँ पर तुम्हें जो भी करना है ये सब चीज मैं तुम पर छोड़ देता हूँ। ये सुनकर उन सभी गैंगस्टर लोगों की बहुत ज्यादा ही फट आती है और वो बहुत ज्यादा ही डर रहे होते हैं। तभी फिंगियन वहाँ पर अपना प्रेशर रिलीज करने लगता है जिससे वहाँ पर जितने भी गैंगस्टर होते हैं वो सभी अपने घुटने पर आ जाते हैं और वो सभी गैंगस्टर बोलते हैं तुम जो भी चाहोगे हम वो करेंगे, अब से हम तुम्हारी बात ही मानेंगे। फिंग्यूजू मन में बोलता है यहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा ही डर चुके हैं फिंगियन की इतनी ज्यादा क्रेजी पावर देखकर। अभी फिंगियन वहाँ से जाने लगता है। तभी फिंगियन की कार्ड पर एक नोटिफिकेशन आती है। तभी फिंगियन वो कार्ड को एक्टिवेट करता है। तभी वो कार्ड में से एक होलोग्राम निकलता है। फिंगियन को कॉलेज की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ होता है। फिंगियन वो मैसेज को रीड करने लगता है। मैसेज में लिखा हुआ होता है कि 4 मार्शल आर्ट एकेडमी में आपस में एक कंपटीशन रखा गया है और वो कंपटीशन 1 अगस्त को स्टार्ट होने वाला है जिसमें तुम्हें पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। प्लीज जल्दी से स्कूल में आओ और स्कूल में आकर ऑफिस में इन्फॉर्म करो। तभी मिरर स्पेस की तरफ का सीन दिखाया जाता है। मिरर लेडी फिंगियन को बोलती है फाइनली वो दिन आ गया। फिंगियन बोलता है तुमने सही कहा, अगर से जो भी ये कंपटीशन को जीतता है उसे इनर सिटी में जाने मिलेगा जिससे मैं इनर सिटी में कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर पाऊंगा। मुझे इस कंपटीशन में जीतना ही होगा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और फिंगियन मिरर लेडी को बोलता है प्रिंसिपल ने मुझे ग्रेड 3 पिल दिए थे कि मैं घर में रहकर अपनी आराम से कल्टीवेशन कर पाऊं, लेकिन जो हमारी मार्शल आर्ट एकेडमी है वो हमेशा ये कंपटीशन पे लास्ट प्लेस पर आती है। मुझे ये कंपटीशन जीत के प्रिंसिपल को ये फेवर रिटर्न करना होगा। मिरर लेडी फिंगियन को बोलती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर से तुम इनर सिटी में एंटर होते हो वहाँ पर बहुत सारे ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट होंगे जिससे तुम पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट को सिस्टम के अंदर प्रोजेक्ट कर पाओगे जिससे तुम जल्दी से ही स्ट्रांग बन जाओगे। तभी पीछे से फिंगियनजू आवाज देता है फिंगियन ये ब्लैक ग्रुप अब से मेरे अंडर कंट्रोल में है, क्या तुम मुझे इस चीज का ब्लेम करोगे। फिंगियन फिंग्यूजू को बोलता है बिल्कुल भी नहीं, बस एक बात याद रखना, जो खुद की पावर होती है वो ट्रू पावर होती है, जो दूसरे लोग की पावर होती है हम उस पर कभी भी रिलाय नहीं कर सकते। फिंग्यूजू बोलता है मैं समझ गया। फिंग्यूजू बोलता है मैंने आज विटनेस किया कि स्ट्रॉन्ग किसे कहते हैं, कि एक ही पर्सन ने पूरे ग्रुप को ही डिस्ट्रॉय कर डाला। अगर से तुम फिंगियन चाहते तो एक ही अटैक में पूरे ग्रुप को मार डाले रहते। मैंने सही कहा ना फिंगियन। फिंगियन फिंग्यूजू की बात काटते हुए बोलता है ओके अब वापस जाओ, अपने गैंग मेंबर लोगों पर ध्यान रखना और हाँ ऑर्फनेज के ऊपर भी अपनी ध्यान रखना। अगर से मैं ये सिटी में नहीं रहता हूँ तो ऑर्फनेज के किसी भी मेंबर के ऊपर कोई भी इंजरीज नहीं आने को ना। तभी फिंग्यूजू बोलता है तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर से मेरी लाइफ भी रिस्क में रहेंगी तब भी मैं सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। सीन कट होता है, मिरर स्पेस की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगियन हंटर से फाइट कर रहा होता है। फिंगियन हंटर से फाइट करते हुए मन में सोच रहा होता है अगर से मैं इनर सिटी जाता हूँ तो उस समय मैं अपने ऑर्फनेज को प्रोटेक्ट नहीं
नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे कुछ समय निकालना होगा कि मैं यूजू को कल्टीवेशन करने में गाइड कर सकूं। लेकिन समय समय मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। मुझे जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना होगा। और मैंने सुना है कि सभी 4 स्कूल के स्टूडेंट सब एडवांस मार्शल आर्टिस्ट है। अगर से मुझे जीतना है तो मुझे जल्दी से स्ट्रांग बनना होगा। एक मार्शल आर्टिस्ट इतना स्ट्रांग बनना होगा। तभी फिंगन उस हंटर पे एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो हंटर डिफीट हो जाता है। तभी वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है कि उस हंटर से कुछ भी ड्रॉप नहीं हुआ है। ये सुनकर फिंगन बहुत ज्यादा ही गुस्से में आता है कि फिर से कुछ भी ड्रॉप नहीं हुआ। फिर ज़ॉफिंग उस हंटर को डिफीट करता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है 0 ड्रॉप। फिंगन बोलता है फिर से कुछ भी ड्रॉप नहीं हुआ। फिर फिंगन उस हंटर को डिफीट करता है। नोटिफिकेशन आती है 0 ड्रॉप। फिंगन बोलता है फिर से कुछ ड्रॉप नहीं हुआ। ऐसा करते करते फिंगन बहुत बार वो उस हंटर को चैलेंज करता है और उस हंटर को बहुत बार डिफीट करता है। फिर भी उस हंटर से कुछ भी ड्रॉप नहीं होता। ये देखकर फिंगन बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। मिरर लेडी मन में बोलती है फिंगन इस हंटर को 2 महीने से लगातार चैलेंज कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो समझ गया है कि उसके टैलेंट से वो जल्दी से मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन पाएगा, इसलिए वो हाई रैंक मार्शल आर्ट टेक्निक और फॉर्चून टेक्निक अचीव करने की कोशिश कर रहा है कि वो जल्दी से एक मार्शल आर्टिस्ट बन जाए। तभी मिरर लेडी बोलती है कांग्रेचुलेशन, तुमने एक आइटम को ग्राइंड किया है। वो आइटम है रैंक 3 फॉर्जिंग बॉडी टेक्निक और उसका दूसरा नाम है गॉड टैरेंट टेक्निक। फिंगन बोलता है जल्दी से ये टेक्निक को एक्सट्रैक्ट करो। तभी वो टेक्निक फिंगन को लर्न होने लगती है। जैसे जैसे वो टेक्निक फिंगन को लर्न हो रही होती है, फिंगन को बहुत जोर से सर में दर्द होता है। तभी फिंगन मन में बोलता है मेरे पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा है। मेरी स्किन में ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बहुत सारी एंट मुझे काट रही है। तभी मेरी लेडी फिंगन को बोलती है सडनली ये टेक्निक अपने प्रोफिशिएंसी स्टेज पर पहुंच गई है। नॉर्मल बॉडी के टेक्निक को हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखो। जैसे ये टेक्निक तुम्हारी बॉडी में फिट हो जाती है तो तुम्हें पेन फील नहीं होगा। फिंगन ये सुनकर हंसने लगता है मैं यहाँ पर बेहोश नहीं हो सकता, और वो पूरे पेन को हैंडल करते हुए मुस्कुरा रहा होता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। फिंगन गॉड टैरेंट टेक्निक को इजीली कल्टीवेट कर पा रहा होता है। मिरर लेडी बोलती है पूरी रात हार्डवर्क करने के बाद फाइनली अब ये स्टेबल है और फिंगन की बॉडी जितने भी अलाइव वेपन के अटैक इजीली ब्लॉक कर पाएंगी, और ये बिल्कुल अच्छा ट्रम्प कार्ड है। सीन कट होता है। होप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ के 2 गार्ड फिंगन को देखकर बहुत ज्यादा ही डर चुके होते हैं। और हाँ, ये ब्लैक एक्स ऑर्गेनाइजेशन ही है। फिंगन के ब्रदर ने इसका नाम चेंज कर दिया है और फिंगन के ब्रदर ने इसका नाम होप ऑर्गेनाइजेशन रखा है। फिंगन को देखकर वो दोनों गार्ड अपने अपने सर झुका लेते हैं और बोलते हैं ब्रदर यून वेलकम। फिंगन बोलता है अपने बॉस को बाहर बुलाओ। तभी वो गार्ड बहुत ज्यादा डरते हुए बोलता है प्लीज थोड़ा वेट करो, मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ। तभी फिंगन का ब्रदर वहाँ से बाहर आ जाता है। फिंगन का ब्रदर बोलता है फाइनली तुम वापस आ गए। फिंगन बोलता है मुझे यहाँ पर कुछ चीज की जरूरत थी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? फिंगन का ब्रदर बोलता है फिंगन तुम्हें जो भी चीज की हेल्प चाहिए मैं उसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। फिंगन अपने ब्रदर को बोलता है बस तुम्हारे कुछ लोग अलाइ एरो का यूज कर मुझ पर एरो शूट करेंगे। फिंगन मन में बोलता है मुझे गॉड टैरेंट टेक्निक के डिफेंस को टेस्ट करना ही होगा, जिससे मैं जान पाऊंगा कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है। जैसे ही वो लोग एरो शूट करने के बारे में सुनते हैं, वो लोग अपना बहुत ज्यादा ही अजीब सा चेहरा बना लेते हैं। फिंगन का ब्रदर अजीब सा चेहरा बनाकर बोलता है क्या तुम पर एरो शूट करना है? तभी वहाँ के सभी लोग फिंगन के पास आ जाते हैं और वो बोलने लगते हैं प्लीज हमें माफ कर दो, हमने क्या कुछ गलत किया है? प्लीज हमें बताओ कि हमने क्या गलत करा है। फिंगन उन्हें बोलता है इन सभी को ऐसा लग रहा है कि मैं इनको कोई बहाना दे रहा हूँ कि मैं इन सभी लोगों को मार पाऊँ। तभी फिंगन का ब्रदर बोलता है फिंगन मजाक करना बंद करो, अलाइ एरो बहुत ज्यादा ही डेंजरस होते हैं, तुम्हारी बॉडी इसे ब्लॉक नहीं कर पाएंगी। फिंगन बोलता है घबराने की जरूरत नहीं है, बस मैं यहाँ पर अपनी एक नई स्किल ट्राई करने वाला हूँ। फिंगन का ब्रदर अजीब सा चेहरा बनाकर बोलता है ओके देन। तभी सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। फिंगन का ब्रदर बोलता है सभी अपना निशाना लगा लो। तभी फिंगन का ब्रदर सिग्नल देता है सभी अपने अपने एरो शूट कर दो। तभी सभी लोग अपने अपने एरो फिंगन के ऊपर शूट कर देते हैं। जैसे ही वो सभी एरो फिंगन के ऊपर टकराने ही वाले होते हैं, तभी फिंगन अपनी गॉड टैरेंट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे फिंगन की बॉडी में से रेड कलर का ऑरा निकलने लगता है। तभी सभी एरो फिंगन के ऊपर लगते हैं। जैसे ही एरो फिंगन के ऊपर लगते हैं, वो एरो 2 टुकड़े में टूट जाते हैं और फिंगन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ होता है। फिंगन उन्हें बोलता है टैरेंट टेक्निक तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और ये टेक्निक बहुत ज्यादा ही अमेजिंग भी है। फिंगन उन सभी को बोलता है थैंक्स मेरी स्किल टेस्ट करने के लिए। फिंगन का ब्रदर ये स्किल देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुका होता है। फिंगन का ब्रदर मन में बोलता है ये स्किल तो पहले से ही बहुत ज्यादा हाई रैंक के ऊपर है। तभी पीछे से एक मेंबर बोलता है ब्रदर जू अभी ब्रदर यून कितने साल के हैं? फिंगन का ब्रदर बोलता है अभी फिंगन 15 साल का है। जैसे ही वो लोग ये सुनते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं और वो मन में बोलते हैं इतनी कम उम्र में ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है। सीन कट होता है। स्कूल की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगन प्रिंसिपल ऑफिस में एंटर होता है। फिंगन सामने देखता है कि प्रिंसिपल की तरफ बहुत सारे स्टूडेंट खड़े हुए हैं
तभी प्रिंसिपल बोलते हैं, फिंगन तुम फाइनली वापस आ गए। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ एक लड़का बोलता है, ये कौन है? फिर एक और लड़का बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा ही लेट आया है, ये तो बहुत ज्यादा ही एरोगेंट है। पीले बालों वाला लड़का बोलता है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम ये एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हो। एक और लड़का मन में बोलता है, इस बार मैं सबके सामने तुम्हें क्रश कर दूंगा। मिरर लेडी बोलती है, यहाँ पर सभी एडवांस सब मार्शल आर्ट रैंक पर है। फिंगन तुम्हें एग्जाम के समय बिल्कुल भी केयरलेस नहीं रहना। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं, सब यहाँ पर आ गए हैं, चलो अब हम चलते हैं। सीन कट होता है, बस की तरफ का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग बस के अंदर एंटर हो रहे होते हैं। फिंगन उनमें सोच रहा होता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बिगनर विलेज को लीव कर रहा हूँ। सीन कट होता है, स्टार शाइन बेस इनर सिटी के तरफ का सीन दिखाया जाता है। बस इनर सिटी के वॉल के अंदर से जा रही होती है। फिंगन उन्हें बोलता है, इनर सिटी की वॉल तो बहुत ज्यादा ही बड़ी है आउटर सिटी की वॉल से। तभी बस इनर सिटी में एंटर हो रही होती है। फिंगन बोलता है, यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग बनी है सब अलॉय मेटल से बनी हुई है, ये सारी बिल्डिंग इजीली रैंक 2 फ्रोशस बिस्ट को रोक लेंगी। और फिंगन बोलता है, यहाँ पर जितने भी 90% लोग हैं वो सभी लोग कल्टीवेटर हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा ही सेफ्टी है। फिर स्टार शाइन यूनिवर्सिटी की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिंगन स्टार शाइन यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है और फिंगन बोलता है, ये स्टार शाइन यूनिवर्सिटी की प्लेस है। तभी प्रिंसिपल अनाउंस करता है, स्टार शाइन यूनिवर्सिटी में तुम इजीली एंटर नहीं हो सकते, सबसे पहले तुम्हें एग्जाम पास करना होगा जिससे तुम यूनिवर्सिटी में एंटर हो पाओगे। तभी फिंगन को बस के हॉर्न की आवाज आती है। फिंगन देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी बस अलग अलग यूनिवर्सिटी से आई हुई होती है और उन बसों में से बहुत सारे स्टूडेंट नीचे उतर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक पर्सन प्रिंसिपल को हाथ दिखाते हुए बोलता है, तुम्हारे स्कूल तो आज जल्दी आ गई। और वो पर्सन प्रिंसिपल की बेइज्जती मारने लगता है और वो पर्सन स्कूल के बारे में भी उल्टा सीधा बोलने लगता है। ये सुनकर प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। प्रिंसिपल उन्हें बोलता है, ये ओल्ड बास्टर्ड। तभी फिंगन की ध्यान ऊपर की तरफ जाती है। फिंगन उन्हें बोलता है, यहाँ पर तो एक फिरोशस बीस्ट है। तभी हमें आसमान की तरफ दिखाया जाता है, वहाँ पर एक फिरोशस बीस्ट उड़ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस फिरोशस बीस्ट के ऊपर कोई बैठा हुआ होता है। फिर हमें उस बीस्ट की रैंक के बारे में बताया जाता है कि ये रैंक 3 फिरोशस बीस्ट मॉन्स्टर है। फिंगन उन्हें बोलता है, मैंने पहली बार देखा है कि किसी ने फिरोशस बीस्ट को अपना माउंट बनाकर रखा है। और वो ये देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो रहा होता है। और फिंगन उन्हें बोलता है, ये पर्सन कितना ज्यादा स्ट्रांग हुआ कि इसने एक फिरोशस बीस्ट को अपना माउंट बनाकर रखा है। यहीं पर पार्ट 2 कंप्लीट होता है। सॉरी वीडियो बहुत ज्यादा ही लेट आई है क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे, इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा ही लेट आई है। अब से मैं 2 या 3 दिन में लॉन्ग वीडियो अपलोड करूंगा और ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए इस चैनल पे सब्सक्राइब करो यार। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।